हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है ये एनसीईआरटी प्रश्न है 2026 की तैयारी में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जुट गए होंगे और उनके लिए जो है सो हमारे तरफ से चैप्टर 1 बायोलॉजी का एनसीईआरटी प्रश्न है। और एनसीईआरटी प्रश्न ही पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए तवज्जो दीजिएगा कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो देखिए, स्वपोषी पोषण यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। जाहिर सी बात है, जो पौधा सूख जाएगा, टटा जाएगा, उसको विकास होने की क्या जरूरत है? सही क्या? अब मान लीजिए कि जो आदमी मर जाएगा तो उसको सूर्य की रोशनी और पानी पिलाने की कोई जरूरत है जी? तो पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है कि जो जिंदा में भी पोषण होता है और मरण में भी होता है। तो इधर हुआ जिंदा वाला, इधर क्या होगा? विषम पोषी। यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। मतलब हरा पेड़ पौधा के अलावा अन्य सभी में होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल आवश्यक है। सही सी बात है। पेड़ पौधा जब हरा भरा रहता है, यानी उसकी पत्ती हरी रहती है, तो हम और आप सब चाहते हैं कि इसको सही से पानी में डाल करके इसको बड़ा किया जाए। लेकिन जब सूखल रहेगा, आप लोग कुल्हाड़ी लेके जाइएगा, 4 कुल्हाड़ी मारिएगा, कहानी खत्म न। तो कहता है इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है उसको जिंदा रहने के लिए। ठीक है। इसका क्या कहता है? इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। किसके लिए? तो विषम पोषी के लिए। और स्वपोषी के लिए सब जरूरी है। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। और इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती का मतलब क्या है? पेड़ पौधा हमारे तुम्हारे तरह खाता है करके, उसको भोजन पचाना पड़ेगा पेट के अंदर, ऐसा होता है जी? वो तो सूर्य की प्रकाश की रोशनी से क्लोरोफिल तैयार करके, पृथ्वी से खनिज लवण तैयार करके वो अपना क्या कहता है, वो जिंदा, मतलब वो हरा का हरा रह पाता है और वो क्लोरोफिल करके ही जिंदा रह पाता है। वो नहीं कर पाएगा, सूर्य की रोशनी नहीं निकल पाएगा, पेड़ पौधे क्लोरोफिल नहीं कर पाएंगे, तो पृथ्वी पर जितने भी जनजीवन है सबके सब विनाशकारी की तरफ बिल्कुल मुड़ जाएंगे। तो ये आपको अच्छा लगा होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह मार लीजिए, फौरन इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखाया जाएगा एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिएगा एनसीईआरटी का दूसरा प्रश्न लेकर के आपके पास आए हैं न्यूटन कोचिंग सेंटर की तरफ से। बाबू ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? सब कोई जानता है कि सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और पृथ्वी के मतलब मिट्टी से खनिज लवण लेकर के कोई भी पौधा अपने आप को जीवित रखने के कारगर होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधा अलग अलग स्रोत से प्राप्त करता है, अलग अलग रास्ते से प्राप्त करता है। पहला क्या है? पर्णहरित। ये कहाँ से प्राप्त करता है? तो पत्ती के हरित लवक से प्राप्त करता है। पत्ता का जो हरित लवक होता है उससे प्राप्त करता है। कौन चीज प्राप्त करता है? तो पर्णहरित प्राप्त करता है। दूसरा नंबर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन प्राप्त करता है? पौधा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है? तो वायुमंडल से। अब तो आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? आप जो हम जो सूंघ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला हुआ है? मिला हुआ है ना जी। तो हमको जब मिल रहा है तो उसको कहाँ से मिलेगा? उसको भी तो वायुमंडल से नहीं मिलेगा। वो पानी के अंदर तो नहीं डुबकी लगे है जो उसको, नहीं समझे बात को? तो अब ये क्या है? जल इत्यादि। जाहिर सी बात है, जल नहीं रहेगा तो पृथ्वी जल नहीं रहे, जल की मात्रा नहीं रहेगा तो कोई भी पौधा क्या पर्णहरित कर पाएगा? सूख टटा करके 9th क्लास में नहीं लिखा हुआ इक्को नर्सिसस, एकदम उसी की तरह टाइट हो जाएगा, एकदम दांत खिसूर के मर जाएगा। और उसको कोई आदमी काट करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लेगा, तो कोई चौकी बना लेगा, इस टाइप का काम कर लेगा। लेकिन जब तक वो पर्णहरित यानी जिंदा रहेगा, हरा भरा रहेगा, तो लोग उसको जल्दी नहीं काटते हैं। ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको लेकर के आता रहूंगा, इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल साइड से। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तो 10 महीना है क्लास 10 में, कुछ भी नहीं है। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना बेहतरीन बनाइए कि आपको बनाने वाला भी आप पर मुतमय हो जाए और आपसे पूछने पर मजबूर हो जाए कि भाई कितना अच्छा ये नागरिक है या इंसान है, मनुष्य है, मानव है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका, यानी एस्टोमैक की बात कर रहा है। ठीक है। हमारा अमाशय होता कैसा है? देखिए, इसमें जगह उतना नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसा बता सकता हूं कि क्लास 8 में भी बताया गया था कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एस्टोमैक का नक्शा होता है, ये और ये ऐसे जाता है।
ठीक है, और थोड़ा ऐसे करके मुड़ता है। ये कुछ यू जैसा हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा अमाशय जो है वो यू प्रकार का बाएं साइड में रहता है। जैसे ये मेरा नली है, देख लीजिए, अच्छा समझा देता हूँ। ये स्टोमेक है मेरा, ये स्टोमेक जो यहाँ पाया तो बड़ा स्टोमेक है, क्योंकि हम लोग इतना खाते हैं कभी कभी, तो छोटा रहेगा तो ये भी फूल के गड्ढा हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाले ने इसको भी बड़ा बना दिए। यहाँ पर जाएंगे, ऐसे किए तो बच्चा हम लोग सोचते थे क्या, हम लोग जो घोटे ना तो सीधे ऐसे जाता होगा दाना। नहीं, ये दाना ऐसे नहीं जाता, ये दाना ऐसे आता है और ऐसे कटता है। देखिए ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, कट गया, यहाँ तक आएगा। देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, देख रहे हैं यहाँ क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। जब ये यू जैसा बन जाता है तो हम लोग जब हम भोजन करते हैं तो हमारा दाना, ऐसे भी कहावत में सुने होंगे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाना खाओगे बाबू तो तुरंत पानी मत पीना। क्यों? क्योंकि यू जैसा बना हुआ जो मेरा आंत है यहाँ पर, मोटा जैसा, जिसको हम स्टोमेक वगैरह कह रहे हैं, वहां पर एक अलग प्रकार का एंजाइम अम्ल बनता है और दाना उसमें कुछ देर रहता है। ज्यादा पानी नहीं पीजिएगा तो वो सीझेगा, गलेगा, ठीक है। तब तक देर के बाद पानी पीजिए, नहीं पीजिए आपको खुद प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब आप पानी पीजिएगा तो ये यू आकार में जो दाना आप खाने वक्त फंसा कर रखे थे, उसको ठड़ाक दबर निकाल करके उसको कहाँ पहुंचाएगा, छटकी हाथ में पहुंचाएगा। और जानते ही हैं आपके, आपका भोजन 5.5 घंटा लगता है पचने में, तब वो पचता है, तब वो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट बन करके आपके पूरे शरीर में ताकत प्रदान करता है, पहुंचाता है। समझिएगा मेरी बात। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपका ये जो भी जैसा जो बना, यू जैसा जो बना हुआ है, उसमें अम्लीय माध्यम से उसका होता है। उसके बाद जठर रस की बात, जो अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है, ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ जाते हैं जो अम्ल के प्रभाव में क्या हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, चावल दाल या बाजार का कोई सामान, तो उसमें बहुत सारे रोगाणु होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पेट के अंदर चले आते हैं। और उनको मारता कौन है, कौन मारता है जी, हमारा ये अम्ल के प्रभाव से क्या होता है, वो मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो अच्छी बात है। जैसे आप दही खाते हैं ना, आपको क्या लगता है दही में कीड़ा नहीं है, देखिए तो थोड़ा माइक्रोस्कोप पर तो ऐसे करते नजर आएगा आपको, लेकिन वो कीड़ा हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। जैसे ही वो हम दही खाते हैं तो हमारे एंजाइम को और बढ़ा, मतलब मजबूत कर देता है, ठोस करता है, और पेट को एकदम पूरा पेट के आंत के दीवार का जितना भी मतलब दाना एकदम धसा फसा या सटा फटा है, उस सब को गला करके, झाड़ करके, पचा करके हमको पेस्ट बना करके निकाल देता है। फाइन हो गया। अब अगला सवाल देखिए, पता है क्या, पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचन पचाने का कार्य करते हैं, देख लेते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देता है। पाचन जो पचाता है ना, वो हमारे भोजन को क्या करता है, खंडित करता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है अंदरे में। अब फेटमबाजी करके थोड़ी करेगा जी, आप जो सांस लेते हैं ना, आपके सांस के प्रेशर से वो क्या होता है, टुकड़ा होता है, खंडित होता है, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं। यानी पानी अगर है अंदर में तो क्या होगा, मिल जाएगा, और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण मतलब पूरे शरीर में फैल जाता है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा बाबू। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद। हाँ, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, डियर माय स्टूडेंट, आपको जानकर ये खुशी होगी कि न्यूटन कोचिंग सेंटर की तरफ से इस बार भी चैप्टर 1 बायोलॉजी 2026 के तैयारी में सर भी जुट चुके हैं, और आशा करता हूं कि आप भी जुट गए होंगे। कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। स्वपोषी पोषण क्या है, वह प्रकरण जिसमें सजीव बहरा, क्या लिखा है, प्राण पर्यावरण से, यानी बाहरी पर्यावरण से, यानी ये पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में उपलब्ध पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी जो आदमी खुद से अपना भोजन तैयार करता हो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, बोलो। पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में
ग्लूकोज C6H12O6 जिसका फॉर्मूला होता है ना जी ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है जो भी बोलो। 1898 ईस्वी में बानर्स नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रम का नाम क्या दिया था? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम दिया था? फोटोसिंथेसिस। बोले तो ये अगर बंद हो गया ना होना, फोटोसिंथेसिस शॉर्ट में बोल रहा हूँ, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया अगर होना बंद हो गया ना, ये पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा। तुम पृथ्वी से सब पेड़ पौधा को काट दो, मुसीबत आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। अभी उधर साउथ के तरफ तो सुन रहे हैं कि कोई जंगल को जो है सो काट करके आईटी पार्क वगैरह इस तरह का कुछ बनाया जाएगा। इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का आए दिन देखते आते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होता है। बेजुबान पक्षियों को और जानवरों को एक आदमी के स्वार्थ के लिए कि पार्क बन जाएगा तो लोग आएंगे घूमेंगे पैसा देंगे और उससे विकास होगा। तो कुछ विकास ऐसा भी है जो नए करने में ही भलाई है, मेरा मानना है। बाकी सरकार जाने, उसकी काम जाने, हमको उससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। एक शिक्षक के नाते तो हम यही बोलेंगे कि जिस तरह से हमें जीने का अधिकार है तो उसे भी जीने का अधिकार है। नहीं समझे बात को? तो इस तरह का बात आप नोट कर लीजिए बाबू, और ये जो है सो आप अगले दिन याद करके लाइएगा, नहीं तो आपको बहुत पिटाई किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।